नमस्कार दोस्तों, पिछली कक्षा तक हमने पढ़ा था विकारी शब्दों में संज्ञा और सर्वनाम के बारे में, उनके अर्थ, परिभाषा और उनके भेद के बारे में पढ़ा और वर्गीकरण उदाहरणों के द्वारा विस्तृत रूप से समझने का प्रयास भी हमने किया था। और आज हम पढ़ेंगे विकारी शब्दों में विशेषण के बारे में। किसके बारे में? विशेषण के बारे में। विशेषण को आज पढ़ेंगे। विशेषण किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में विस्तार से उदाहरणों के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। तो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताने वाले शब्द हैं उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। मतलब जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। विशेषता कैसे बताता है? जैसे वे विद्वान व्यक्ति हैं या सोहन अच्छा लड़का है, या फिर कह सकते हैं सीता अच्छी नृत्यांगना है। तो ये आप देख रहे हैं विद्वान, अच्छा या अच्छी, ये विशेषता बता रहे हैं किसकी? कि विद्वान व्यक्ति है। कौन? वे सर्वनाम की ये विशेषता बता रहे हैं। अच्छा लड़का है। कौन? सोहन। इस सोहन जो संज्ञा शब्द था इसकी विशेषता बताई जा रही है कि अच्छा लड़का था, बुरा था। सीता अच्छी नृत्यांगना है। कौन? सीता। सीता की विशेषता बताई जा रही है कि ये नृत्यांगना है, कैसी है कि अच्छी है। तो ये जो कुछ शब्द है जिसके माध्यम से किसी भी प्राणी की, वस्तु की, स्थान की विशेषता बताई जाती है, वही विशेषण। जिस शब्दों के माध्यम से विशेषता बताई जाती है वे शब्द विशेषण कहलाते हैं। वे शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। बहुत ही आसानी से आप पहचान सकते हैं ऐसे शब्दों को जो किसी की भी विशेषता बताए। वो रूप के आधार पे हो सकती है, आकार के आधार पे हो सकती है, रंग के आधार पे हो सकती है, स्थिति के आधार पे हो सकती है, गणना के आधार पे हो सकती है। किसी भी प्रकार से कुछ उनकी विशेषता होती है वो क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। गणना के आधार पे जैसे वहां 10 लड़के बैठे हैं, 10 लड़के बैठे हैं। तो यहाँ 10 लड़के बैठे हैं। कितने? 10। तो ये 10 विशेषता बताई जा रही है, संख्या बताई जा रही है, गणना बताई जा रही है। तो ये भी विशेषण कहलाते हैं। अब हम देखेंगे विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। विशेषण मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं, मतलब 4 भेद होते हैं विशेषण के। पहला भेद है वो है गुणवाचक विशेषण। कौन सा? गुणवाचक विशेषण। इसका दूसरा भेद है वो है परिमाणवाचक विशेषण। ये परिमाणवाचक विशेषण है, परिणामवाचक नहीं है। ये कंफ्यूजन होता है और कई इसका उच्चारण भी लिखते परिमाण है, उच्चारण परिणाम करते हैं, या फिर कुछ तो परिणाम ही लिखते हैं, लेकिन ये परिमाण है, नाप तोल कह सकते हैं जिसे। तीसरा है संख्यावाची या संख्यावाचक विशेषण।
और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, ये 4 प्रकार के विशेषण। पहला गणनावाचक विशेषण, दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। अब चारों के बारे में विस्तार से उदाहरणों के द्वारा हम थोड़ा समझ लेते हैं। विशेषण में पहला गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, अब नाम यहां पे गुण आया है तो एक भ्रम पैदा होता है कि सिर्फ ऐसे विशेषणों में किसी का गुण ही दर्शाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस गुण का मतलब यही जो बातें जो मैंने पहले बताई, इसका रूप हो सकता है, गुण में अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। सिर्फ गुण अच्छा ही नहीं, इसमें गुणवाचक का मतलब अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, इसकी रूप भी हो सकता है, आकृति भी हो सकती है, आकार भी हो सकता है, रंग भी हो सकता है। ये सारी बातें गुण में आती हैं, ये सारी बातें गुण में आती है। ऐसे विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, दशा आदि की विशेषता बताते हैं या दर्शाते हैं। मतलब ऐसे विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की गुण, दोष, रंग, रूप, दशा, अब ये गुण उसकी अच्छाई हो सकती है, दोष उसकी बुराई है, उसका रंग कैसा है, उसका रूप कैसा है, उसकी दशा हालत स्थिति कैसी है, इन सभी की विशेषता बताता है या इन सभी के बारे में बताता है। ऐसे शब्द या ऐसे विशेषण गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब एक एक के बारे में थोड़ा सा एक एक उदाहरण लिख लेता हूं ताकि आपको और समझने में आसानी रहेगी। जैसे पहला गुण, गुण में हम लिख सकते हैं विराट कोहली बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं। यहां पर क्या शब्द आया? अच्छे। मतलब ये विराट कोहली का गुण बताया जा रहा है, अच्छाई बताई जा रही है कि अच्छे बल्लेबाज है, अच्छे बल्लेबाज है, वह बहुत ही विद्वान व्यक्ति है, तो ये विद्वान उसका गुण है। लेकिन ये दूसरा उदाहरण मैं लिखूं दोस्त का, रावण अहंकारी और दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति था। रावण था वह अहंकारी और दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति था। तो यहां पर मैंने 2 शब्द लिखे, अहंकारी और दुष्ट। ये दोनों ही विशेषण दोष बता रहे हैं रावण के। दोनों क्या बता रहे हैं? रावण का दोष बता रहे हैं। किसका बता रहे हैं? रावण का। ये संज्ञा शब्द, इस संज्ञा शब्द की विशेषता बताई जा रही है, उनका दोष बताया जा रहा है। तो ये दोष या गुण या फिर रंग, रूप, दशा, ये सारी जो अवस्थाएं बताई जा रही है, ये गुणवाचक विशेषण में आती है। और उदाहरण हम ले लेते हैं रंग का। मैंने आज पीले रंग की कमीज पहनी है। मैंने आज पीले रंग की कमीज पहनी है। तो पीला रंग बताया जा रहा है किसका? कमीज का। किसका?
कमीज का, इस कमीज की विशेषता बताई जा रही है पीले के माध्यम से। तो ये रंग, या चारों तरफ हरियाली छाई हुई है, चारों तरफ हरियाली छाई हुई है, तो हरियाली एक रंग बताया जा रहा है। तो वह रंग का रूप में लिख सकते हैं, ऐश्वर्या सुंदर है। ऐश्वर्या सुंदर है, सुंदर है कौन? ऐश्वर्या। ये उसके रूप की बात बताई जा रही है, रूप में विशेषता बताई जा रही है, रूप बताया जा रहा है। तो ऐसे विशेषण गुणवाचक विशेषण होते हैं। दशा में वह दुर्बल है, वह दुर्बल है। तो ये दुर्बल उसकी दशा के बारे में, उसकी हालत, उसकी स्थिति के बारे में बताई जा रही है। तो ये शब्द आपने देखे, अच्छे, अहंकारी और दुष्ट, पीला, सुंदर, दुर्बल, ये सारे के सारे या तो वस्तु का या किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण बता रहे थे या दोष बता रहे थे, रंग, रूप और उसकी दशा बता रहे थे। ऐसे शब्दांश या शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ये था गुणवाचक विशेषण के बारे में। उतारना चाहे तो फटाफट उतार ले, वीडियो को पॉज करके भी आप उतार सकते हैं। दूसरा, हम लेते हैं परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, मैंने अभी आपको बात बताई, ये परिमाण है, परिणाम नहीं है, विशेष ध्यान रखें। परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं मुख्यतः। वो होते हैं, पहला या निश्चित लिख सकते हैं, निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक। परिमाण का मतलब होता है नापतोल। क्या लिख सकते हैं? नापतोल। ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम का नापतोल बताते हैं, वो क्या कहलाते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। मापतोल बताते हैं। मापतोल का मतलब या तो किसी चीज को आप नापते हैं, तोलते हैं, तो वह उसका नापतोल या मापतोल कह सकते हैं, वह परिमाणवाचक विशेषण होता है। तो मापतोल दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो निश्चित होता है और एक अनिश्चित होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं निश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक में, निश्चित में जो किसी नाप या तोल को एक निश्चित मात्रा में बताते हैं, निश्चित मात्रा में बताते हैं। हम किसी वस्तु को तोलते हैं किसमें? किलो में। नापते हैं मीटर में, लीटर में। तो वो सारी चीजें जैसे, तो यहां पहले निश्चित नापतोल, निश्चित परिमाणवाचक में निश्चित नापतोल। निश्चित नापतोल में कौन कौन सी आती है? जैसे 2 किलो चावल, 5 किलो गेहूं, 10 किलो बाजरा, या फिर कह सकता हूं 3 लीटर दूध, 5 लीटर घी, ये भी कह सकता हूं, या फिर 4 मीटर कपड़ा। तो ये कुछ निश्चित है, निश्चित है कि 2 किलो है, चावल कितना है? 2 किलो है, दूध कितना? 3 लीटर है, और कपड़ा कितना है? 4 मीटर है। तो लीटर, मीटर और किलो ये निश्चित आपको एक दिखाई दे रहे हैं। तो ये निश्चित परिमाणवाचक में आते हैं। तो पूरा उदाहरण भी आप ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो शॉर्ट में भी ये वाक्य में प्रयोग करके भी लिख सकते हैं कि मैंने 4 किलो चावल खरीदे, 2 किलो चीनी खरीदी। तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं। और दूसरा इसका है अनिश्चित। अनिश्चित परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित में क्या होता है? परिमाण है वो, नापतोल है वो अनिश्चित होता है। नापतोल है वो अनिश्चित। अनिश्चित नापतोल के लिए अनिश्चित नापतोल।
अनिश्चित नापतोल कैसे होता है? जैसे कभी कभी हमें पता नहीं होता है ये कितने किलो है, कितने लीटर है, कितने मीटर है, तो हम क्या कहते हैं, या कुछ चीजें कि इसमें थोड़ा पानी, कि इसमें थोड़ा पानी है, या कह सकते हैं कि इसमें तो कुछ मात्रा में दूध है, या कुछ मात्रा में कह सकते हैं घी है या तेल है, या फिर कह सकते हैं ये तो अधिक है, ये कम है। कम तेल, अधिक घी, कुछ चावल, कुछ किलो चावल। तो ये थोड़ा सा, कम, अधिक, कुछ, जब हमें पूरे नाप तोल का पता नहीं होता है उस वक्त जिन शब्दों के माध्यम से उनकी विशेषता बताई जा रही है, उनके बारे में बताया जाता है, उनका नाप तोल बताया जाता है, तो वह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जब निश्चित कुछ मात्रा होती है तो उस वक्त तो हम क्या कहेंगे, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, और जब मात्रा या नाप तोल अनिश्चित होता है उस वक्त हम कहेंगे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ये तो थे परिमाणवाचक में। अब देखते हैं गणनावाचक या संख्यावाचक। अगला है तीसरा, संख्यावाची विशेषण या संख्यावाचक विशेषण। ये भी दो प्रकार के होते हैं, जैसे हमने पहले में देखा था अनिश्चित और अनिश्चित, तो इसमें भी निश्चित और अनिश्चित दोनों होते हैं। संख्यावाची का मतलब होता है जिसमें किसी भी वस्तु को, स्थान को या फिर संज्ञा सर्वनाम को गिना जा सके, उसकी गणना की जा सके, संख्यात्मक रूप से उनको अंकित किया जा सके, तो वह क्या कहलाते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जिनकी गणना संभव हो। गणना संभव हो का मतलब होता है, जैसे मैं आपको कहूं कि केले पड़े हैं बहुत सारे, आपको कहूं ये कितने केले, तो आप गिन सकते हो ये 1 2 3 4 5 केले, ऐसा कह सकते हैं। या कहूं कि कितनी पेन पड़ी है, तो आप गिन के बता सकते हैं कि कितनी पेन है। कितने आदमी है, गिन सकते हो कितने आदमी है। कितने पेड़ है, गिन सकते हो कितने पेड़ है। तो जो चीजें गिन सकते हैं वो संख्यावाची है, मतलब जिनको संख्यात्मक रूप से प्रदर्शित किया जा सकता है। लेकिन परिमाणवाचक में हमने देखा, परिमाणवाचक में हम गिन नहीं सकते हैं, उसको या तो माप सकते हैं या उसको तोल सकते हैं। मतलब जैसे अब आपको कह दिया चावल, कितने चावल है, अब यदि 1 क्विंटल चावल है तो उसको गिनने बैठ जाएंगे तो महीना भर लग जाएगा, तो उनको गिनना असंभव होता है, तो इसीलिए उनको या तो मापते हैं या तोलते हैं, तो वो परिमाणवाचक में आता है। और यहाँ पे गणना संभव होती है तो वो क्या कहलाते हैं, संख्यावाची, या जिनको गिन करके संख्या के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है वो संख्यावाची कहलाते हैं। तो ये भी दो प्रकार के होते हैं। इनमें पहला होगा वो होगा निश्चित संख्यावाची या संख्यावाचक विशेषण। इसमें भी दो प्रकार के हो रहे हैं, एक निश्चित और एक होता है अनिश्चित। तो इसमें निश्चित गणना होती है, निश्चित गणना का मतलब क्या होता है कि उनके बारे में जब हम गिन कर लिखें तो संख्या के रूप में प्रदर्शित होते हैं। किसके रूप में, संख्या के रूप में, संख्यात्मक मान उसका लिख सकते हैं। तो संख्यात्मक मान का मतलब होता है, जैसे मैं कहूं बाहर 10 व्यक्ति बैठे हैं, या विद्यालय में 100 वृक्ष हैं, कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, या
मेरे पास 100 रुपए हैं। तो आपने देखा कुछ बातें, बाहर कितने व्यक्ति हैं 10, विद्यालय में कितने वृक्ष है 100, कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं 40, मेरे पास कितने रुपए हैं 100। तो ये मात्रा लिखी जा रही है, संख्या मतलब संख्या लिखी जा रही है। ये कितने हैं संख्या में, उनका मान लिखा जा रहा है एक निश्चित संख्या के रूप में, तो वह निश्चित संख्यावाची विशेषण कहलाता है। इसी में होता है दूसरा अनिश्चित। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित में क्या होता है, संख्या होते तो मान के रूप में उसको गिन तो सकते हैं, लेकिन जब मान लिखा जाता है संख्या के रूप में तो वह एक अनुमान से लिख लिया जाता है। गिनने का हम कष्ट नहीं करते हैं और अनुमान से बता देते हैं। जैसे मैंने पूछा कि बाहर कितने लोग आए, गिन तो सकते हैं 30 40 50 होंगे, गिन सकते हैं, लेकिन हम क्या कहते हैं बहुत लोग हैं या कई लोग हैं, बहुत लोग हैं या कई लोग हैं। तो ये कई और बहुत हम ऐसे लिख लेते हैं, उनकी गणना तो संभव है, लेकिन उनको गणना करने के बजाय हम सीधा उसको लिख लेते हैं कुछ मात्रा संख्या के रूप में, तो वह एक अनिश्चित संख्यावाची विशेषण कहलाते हैं। ये हम अनेक के रूप में, बहुत के रूप में, सारे के रूप में ऐसे लिख सकते हैं। जैसे गणना तो संभव, लेकिन हम अनुमान से लिख लेते हैं। जैसे बाहर बहुत भीड़ है, भीड़ को गिन सकते हैं, गिनना संभव है, लेकिन हमने बहुत से निपटा दिया काम। या फिर कई लोग नाच रहे हैं, कई लोग नाच रहे हैं, बहुत सारे लड़के खेलने में रुचि रखते हैं। मतलब बहुत सारे, कई लोग, बाहर बहुत भीड़ है, तो मतलब ये सारे हम देख रहे हैं, तो जिनकी गणना संभव है लेकिन गिनने के बजाय हम किसी विशेषण के माध्यम से इनको दर्शा देते हैं, तो वह अनिश्चित संख्यावाची विशेषण कहलाता है। इनमें एक विशेष बात है कि कभी कभी निश्चित संख्याओं के आगे भी कुछ ऐसे हम शब्दांश जोड़ देते हैं जिससे वह संख्यावाची हो, मतलब निश्चित संख्यावाची होते हुए भी अनिश्चित गिना जाता है। जैसे विशेष में आप लिख लेना, विशेष में जैसे मेरे पास लगभग 50 रुपए हैं। अब मैंने यहां लिख तो दिया 50 रुपए, लेकिन अभी तक पूरा पक्का पता नहीं है कि 50 रुपए ही है। मैंने क्या आगे लिखा, लगभग। क्या लिखा, लगभग। तो ये लगभग लिखने पर ये एक निश्चित संख्यावाची होते हुए भी ये किस में गिना जाता है, अनिश्चित में गिना जाता है। तो इसी प्रकार कह सकता हूं, मेरे विद्यालय में करीब 400 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं, 400 विद्यार्थी। और विद्यार्थियों को मैं गिन तो सकता हूं, और मैंने 400 के लगभग बताया है, लेकिन 400 पक्के है या नहीं ये मैं इस बात पर निश्चित नहीं हूं, इसीलिए मैंने लिख दिया करीब, जो इस बात को सस्पेंस के रूप में बता रहा है कि करीब 400 है। 400 से कुछ कम भी हो सकते हैं और कुछ अधिक भी हो सकते हैं, निश्चित प्रदर्शित नहीं हो रहा है। इसीलिए यहाँ पे संख्यावाची तो दिख रहा है, आप संख्या को देखते ही आप सीधा लिख लेंगे निश्चित संख्यावाचक है, लेकिन ये निश्चित नहीं है। इसके आगे मैंने एक अनिश्चितता छोड़ दी है करीब लगा करके। तो करीब 400 विद्यार्थी हैं, तो इसका मतलब हुआ 400 से कम भी हो सकते हैं और कुछ अधिक भी हो सकते हैं। तो ये ऐसे निश्चित संख्यावाची होते हुए भी अनिश्चित गिने जाते हैं। इसके बाद हम अगला लेते हैं, सार्वनामिक विशेषण, चौथा।
ये आप बोर्ड पर लिखे हुए उदाहरण या परिभाषाएं उतारना चाहते हैं तो बीच में वीडियो को पॉज करके भी आप उतार सकते हैं। जहां उतारना चाहते हैं वीडियो को रोक दीजिएगा बीच में टच करके और उसको उतार लें। चौथा है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण का मतलब होता है यहां पर सर्वनाम ही विशेषण का कार्य करता है। सर्वनाम ही विशेषण का कार्य करता है। हमने जो सर्वनाम पिछली कक्षा में पढ़े थे, जो संज्ञा के स्थान पर जो शब्दांश प्रयुक्त हो रहे थे या शब्द प्रयुक्त हो रहे थे उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। और यहाँ पर सर्वनाम ही विशेषण का कार्य करे, सर्वनाम ही विशेषण का कार्य करे तो वो क्या कहलाते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। यहाँ सर्वनाम ही विशेषण का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं, विशेषण का कार्य करते हैं। मतलब विशेषता बताने का काम कौन करते हैं, सर्वनाम ही कर लेते हैं। तो इसमें दो सर्वनाम ऐसे हैं जो सार्वनामिक विशेषण में नहीं आते हैं। वो है एक तो पुरुषवाचक, पुरुषवाचक एवं निजवाचक। निजवाचक, पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम को छोड़ करके बाकी सभी सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण का कार्य करते हैं। निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर अन्य सभी सर्वनाम विशेषण का कार्य करते हैं। मतलब विशेषता बताने का काम करते हैं। कौन कौन से, पुरुषवाचक और निजवाचक को छोड़ करके अन्य बाकी चारों, क्योंकि कल हमने 6 भेद पढ़े थे तो 6 भेद में से बाकी चारों विशेषण का कार्य करते हैं, लेकिन पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम कार्य नहीं करते हैं। उदाहरण के द्वारा भी हम देख लेते हैं कि ये किस प्रकार सार्वनामिक विशेषण कार्य करते हैं। जैसे कौन लोग, प्रश्न पूछा गया कौन लोग, कौन, ये लोगों की विशेषता विशेषण के रूप में बता रहा है। कौन, कौन लोग है जो ऐसी बातें कर रहे हैं, ठीक है ना। कौन है जो ऐसी अफवाह फैला रहा है। तो इस प्रकार के कभी कभी विशेषण का कार्य करते हैं सर्वनाम, तो उस वक्त ये सार्वनामिक विशेषण, जैसे संबंधवाचक में हमने देखा था, जो किताब आपने दी बहुत अच्छी थी। यहां पर किताब के आगे जो, एक विशेष का भाव है। यहां पर कौन सी किताब, जो आपने दी थी बहुत अच्छी थी। यहां पर ये भी विशेषण का कार्य कर रहा है, लेकिन ये जो आगे लिखा है ये भी सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। या फिर कह सकता हूं वह व्यक्ति बहुत ही चालाक है। चालाक हैं, ये तो विशेषता है ही। इसके साथ साथ वह व्यक्ति, ये वह सार्वनामिक विशेषण है। जब ये एक विशेषता आपको मैं बता दूं कि आप कैसे पता लगा पाएंगे कि ये सार्वनामिक विशेषण है या सर्वनाम है। वैसे मैं इस पर एक पृथक से क्लास लेके आऊंगा कि सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर है, लेकिन एक बार थोड़ा सा यहाँ समझाने का प्रयास कर लेता हूँ या समझने का प्रयास करते हैं कि जब संज्ञा या सर्वनाम के साथ दोबारा सर्वनाम या उससे पहले या उसके बाद सर्वनाम या संज्ञा का प्रयोग हो तो वो सार्वनामिक विशेषण होता है। जैसे आपने देखा किताब एक संज्ञा है, संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द के साथ एक सर्वनाम लगा है तो ये सर्वनाम विशेषण कहलाएगा, सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। यहाँ पर व्यक्ति एक संज्ञा है, संज्ञा शब्द है और संज्ञा के साथ में ये वह लगा है तो ये वह जो लिखा हुआ है ये वह सार्वनामिक विशेषण का कार्य करता है। बात समझ में आई आपको।
ये चीजें सर्वनाम के बारे में हमने देखी। एक विशेष पृथक क्लास लेके आऊंगा जिसमें भाववाचक विशेषण और मतलब भाववाचक संज्ञा और विशेषण के बारे में भी कंपैरिजन करेंगे, और एक सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण के बारे में कंपैरिजन करेंगे। इसमें एक बात और थोड़ी छूट गई है पीछे, ये तो समझ में आ गई होगी आपको सारी बातें। जैसे विशेषण में हमने लिखा सीता सुंदर है, तो ये सुंदर शब्द जो विशेषता बताने का कार्य करता है, तो इसे हम कहते हैं विशेषण या प्रविशेषण। प्रविशेषण। और ये विशेषता किसकी बताई जा रही है? सीता की बताई जा रही है। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। मतलब जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। और जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है, जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है, तो जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है तो वह शब्द प्रविशेषण कहलाता है, और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य कहलाता है। जैसे सीता सुंदर है, आपने उदाहरण देखा, तो सीता जिसकी विशेषता है सुंदर, तो सीता की जो विशेषता बताई जा रही है तो सीता शब्द विशेष्य कहलाता है। और जिस शब्द के माध्यम से, मतलब सुंदर शब्द के माध्यम से सीता की विशेषता, विशेष्य की विशेषता बताई गई, उसे प्रविशेषण या विशेषण कहते हैं। तो ये आज की क्लास यहीं तक। आगे की कक्षा में हम एक बार भाववाचक संज्ञा और विशेषण के बारे में कंपैरिजन देख लेंगे, और एक कंपैरिजन हम देखेंगे इस सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम के बारे में। थोड़ा तुलनात्मक अध्ययन हो जाए तो दोनों में एक अंतर क्या है वो समझने में आसानी रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।